हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। देखें, इसकी वजह ये है कि ये जो दो टॉपिक है ना, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कह लें कि क्रक्स हैं या उसका एसेंस है। अगर आप ये दो टॉपिक समझ लेते हैं तो दैट मीन्स कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल फिलॉसफी है उसकी समझ लग गई। तो इसलिए एग्जाम्पल 2 यानी कि एक ही टॉपिक के ऊपर दो एग्जाम्पल या दो वीडियो बनाने का ये मकसद है। अच्छा, चलिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड यूँ है कि आप अज्यूम करें कि एक कंपनी है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और हमने करना ये है कि उन तमाम एम्प्लॉयज़ की जो अर्निंग है ना, वो उनके बैंक के जो अकाउंट हैं उसमें ट्रांसफ़र करनी है। और हमारा एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये काम करेगा। तो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक डिज़ाइन जो है वो कैसे हमारी हेल्प करेगा कि हमारा जो कोड है उसका साइज़ कम हो और उसको ऐसे लिखा जाए कि वो कोड एक्सटेंसिबल हो। दैट मीन्स कि फ्यूचर में जब हम नए एम्प्लॉयज़ ऐड करें तो वो जो कोड है हमें कम से कम मॉडिफिकेशन करनी पड़े अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के मॉड्यूल के अंदर, और जो नए एम्प्लॉयज़ की अर्निंग है वो भी उनके बैंक के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ये हमारा एजेंडा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने इसकी बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि आपको याद होगा इनहेरिटेंस के टॉपिक में मैंने आपको कमीशन एम्प्लॉई, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई वगैरह की एग्जांपल दी थी। तो यूँ करते हैं, इसी एग्जांपल को जो है वो कॉपी करके पॉलीमॉर्फिज्म में ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दफ़ा इसको बंद कर दूँ। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में भी आपको वो ना याद हो तो थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। वो ये है कि देखिए, इसमें एक एम्प्लॉय की क्लास है, इसमें दो एट्रीब्यूट हैं आईडी और नेम, और एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है गेट अर्निंग का। वो जीरो रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये कोई खास किस्म का एम्प्लॉय नहीं है, ये कॉमन क्लास है, सबकी पेरेंट है। तो यहाँ पर इसकी कोई अर्निंग नहीं है, जो अर्निंग है वो किसी स्पेसिफिक टाइप के एम्प्लॉय की होगी, इसलिए हमने यहाँ से जीरो रिटर्न कर दिया। एक क्लास बनाई है कमीशन एम्प्लॉय। इसने क्या किया है, इसने एम्प्लॉय को एक्सटेंड किया है। दैट मीन्स कि आईडी और नेम वगैरह ये इनहेरिट हो गए। और इसने ये जो कमीशन एम्प्लॉय है ये कमीशन पे काम करता है। दैट मीन्स कि हम इसका जो कमीशन रेट है, कितना कमीशन ये लेगा परसेंटेज के लिहाज से, और इसकी टोटल सेल है वो हमने इसके ऑब्जेक्ट में सेव कर देंगे। और जो आईडी और नेम है वो हम सुपर के इनके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसको इनिशियलाइज करवा देंगे। इसी तरह जो गेट अर्निंग का मेथड है ये इसने ओवरराइड कर दिया है। और ओवरराइड कैसे किया है कि भाई जाहिर है कमीशन रेट को टोटल सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कमीशन एम्प्लॉय की अर्निंग आ जाएगी। इसी तरह जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है इसकी बैकग्राउंड ये है कि ये ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कमीशन भी लेते हैं और इनकी कोई बेसिक सैलरी भी है, ठीक है, इनकी फिक्स सैलरी भी एक लेते हैं। उसके अलावा फिक्स सैलरी के अलावा ये कमीशन चार्ज करते हैं या कमीशन अर्न करते हैं। हम करते ये हैं कि जो बेसिक सैलरी है वो इसी प्रोजेक्ट में सेव कर देते हैं, और जो कमीशन रेट वगैरह है, आईडी नेम वगैरह है, वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। और जो इसकी अर्निंग है जाहिर है वो बेसिक सैलरी के अंदर हम ऐड कर देंगे, सुपर का जो अर्निंग है वो कॉल कर देंगे। तो सुपर का अर्निंग क्या करता है, वो कमीशन के लिहाज से उसकी जो अर्निंग है वो निकाल लेता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी जो यानी कि टोटल अर्निंग है वो निकल आएगी, वो हम यहाँ से इससे जो रिटर्न कर देंगे। इसमें एक क्लास मैंने और ऐड की है, ये पहले नहीं थी, ये आवरली एम्प्लॉय की क्लास है। आवरली एम्प्लॉय जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है कि भाई नई टाइप के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आवरली एम्प्लॉय है वो ऐसे काम करता है कि वो उसके दो एट्रीब्यूट हैं, आवर्स और रेट पर आवर। तो ये मतलब कितने आवर्स इसने काम किया, ये उसके साथ हमारा एक रेट सेट हो जाता है और हम उस रेट के मुताबिक इसको पेमेंट कर देते हैं। तो ये भी गेट अर्निंग के मेथड को जो ओवरराइड करेगा वो मैंने नहीं किया, मिस हो गया, मैं आपके सामने कर देता हूँ। तो गेट अर्निंग को जब यहाँ ओवरराइड करेंगे तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, भाई इस बंदे ने जो है वो कितने आवर्स काम किया है और इसके साथ हमारा आवरली रेट जो वो क्या सेट हुआ था, तो उतनी उसकी जो है ना वो जाहिर है पर मंथ जो है वो अर्निंग हो जाएगी। तो खैर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो ये है। अब हमने इनकी जो इनके सैलरी की अर्निंग की जो प्रोसेसिंग है वो हमने अकाउंट डिपार्टमेंट से करानी है। तो हम यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे अकाउंट्स की क्लास बना लेते हैं। और जाहिर है कि आपको मैंने पहले बताया था कि एक डिपार्टमेंट के, एक पर्सन के, किसी भी एंटिटी का जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम उसको बिहेवियर कहते हैं, वो और हम उसको मेथड्स की फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर देंगे जो एक ख़ास जो एम्प्लॉई इसको पास होगा ये इस उसकी अर्निंग को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम कहते हैं जी मेथड है पब्लिक और वो रिटर्न कुछ भी नहीं करवाते, कहते हैं फॉर एग्जांपल
इसकी जो है वो अर्निंग जो है वो डिपॉजिट कर दो, डिपॉजिट अर्निंग्स इनटू अकाउंट, ठीक है, इनटू अकाउंट, उसके अकाउंट में उसकी जो अर्निंग है वो डिपॉजिट कर दो। किसकी अर्निंग वो हम यहाँ पे कह देते हैं जी, फॉर एग्जांपल एक हम 2 एम्प्लॉय को प्रोसेस कर लेते हैं, बाकी भी ऐसे ही होंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कहते हैं कि जो कमीशन एम्प्लॉय इसको आएगा उसकी अर्निंग ट्रांसफर कर दे, यहाँ पे हम कमीशन एम्प्लॉय ले लेते हैं। और दूसरा जो है वो चलिए दूसरी एग्जांपल बाद में लेते हैं, इसी को पहले पूरा कर लेते हैं। जो भी एम्प्लॉइज को आएगा इसने क्या करना है, इसने उसकी जो अर्निंग है वो उसके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें जिसके अकाउंट में उसकी अर्निंग ट्रांसफर करनी है हमें उसका अकाउंट नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखें, अगर हम कमीशन एम्प्लॉय में जाएं तो हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं लिया हुआ और ना ही हमने एम्प्लॉय में लिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे अब थोड़ा सोचें तो हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बैंक अकाउंट नंबर है वो हमें चाहिए और वो कॉमन होगा तमाम एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि तमाम एम्प्लॉयज़ की कोई ना कोई अर्निंग तो होगी ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको जो सबसे जो पेरेंट क्लास है वहाँ पे अकाउंट नंबर डिफाइन कर देंगे, ताकि वहाँ से जितनी भी चाइल्ड क्लासेज हैं वो वहाँ पे इनहेरिट हो जाए। तो यहाँ पे हम यूँ करते हैं, एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम उसको इंटीजर बैंक अकाउंट नंबर, अभी मैं इसको बैंक अकाउंट नंबर एक इंटीजर ले रहा हूँ, अदरवाइज जाहिर है आपको पता है कि इसके अंदर फर्दर डिटेल भी हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग में ले सकते हैं, बैंक का नाम भी रख सकते हैं, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल मैं इसको एक इंटीजर की फॉर्म में बैंक अकाउंट नंबर ले लेता हूँ और इसको जो है वो हम यहाँ पर जो है इसके गेटर सेटर जनरेट कर देते हैं, ताकि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है तो हम हमारी जो चाइल्ड क्लासेज हैं वो इसकी वैल्यू को ये गेटर सेटर वगैरह के जरिए जो है वो चेंज कर सकें। हम इसको कंस्ट्रक्टर्स में भी यानी कि इनिशियलाइज करवा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उससे हमारे कंस्ट्रक्टर और कम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो हमने जो बैंक अकाउंट नंबर है वो हम जो है वो सेटर मेथड से जो है वो इनिशियलाइज करवा देंगे, इसलिए मैं उसको कंस्ट्रक्टर को मैं भी चेंज नहीं कर रहा, ताकि कोड जो हमारा है वो ज़रा सिंपल रहे। अब जो हमारा अकाउंट की क्लास है उसमें हम जाके ये करते हैं कि भाई इसने अब उसके अकाउंट में जो है वो अर्निंग ट्रांसफर करनी है, ठीक है। अब देखिए एक हमें यहाँ पे बैंक की भी ज़रूरत है। बैंक, अभी तो मैं बैंक की क्लास बना के उसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दूंगा, लेकिन रियल सिस्टम में ये होता है कि जितने भी ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे ये वीज़ा कार्ड आपने यूज़ किया होगा या देखा होगा, तो उनकी या ये जो टेलीनॉर का इजी पे वगैरह की सर्विस है, इन तमाम की एपीआईज होती हैं। तो वो एपीआई जो है वो हमें दे देते हैं, हम उसको अपने कोड में इंटीग्रेट करते हैं। उसमें हमें कह लें कि एक एपीआई की मिलती है, वो एक सीक्रेट की होती है और वो हम वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फीड कर देते हैं। जब एपीआई कॉल करते हैं तो साथ अपनी की भी भेजते हैं, तो वो एक तरह की गारंटी होती है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये वैलिड जगह से आई है। लेकिन चूँकि अभी हमारा मकसद जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट सिस्टम बनाना नहीं है, एक जस्ट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को देखना है कि ये काम कैसे होगा। वो जब आप वेब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप फंडामेंटल इसकी सीखेंगे कि भाई हम वेब के ऊपर दूसरे बैंक्स की या दूसरे जो अदारे हैं उनकी एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। अभी आप ये समझें कि हम उसको जो है ना वो एक तरह का एक फेक या एक तरह की एग्जाम्पल सिनेरियो बना लेते हैं। हम कहते हैं कि एक बैंक है और उस बैंक ने हमें एक क्लास दी है, ठीक है, हम उसको यूज़ करेंगे। वो बैंक की क्लास क्या है, वो बैंक की क्लास के अंदर एक मेथड है, ठीक है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र, जब भी आपने कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ना तो आप उस मेथड को कॉल करेंगे और वो पैसे जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक इंटीजर होगा फ्रॉम अकाउंट, कौन से अकाउंट, बैंक हमें ये कहता है कि आपने जब भी पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे तो आप बताएंगे कौन से अकाउंट से निकलें और कौन से अकाउंट में जाएं। तो इन टू अकाउंट, कौन से अकाउंट में जाएं, और डबल अमाउंट कितनी होगी उसकी, ठीक है। तो जितनी अमाउंट हम कहेंगे उतनी जो है वो इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो ट्रांसफ़र कैसे होगी वो लॉजिक ज़ाहिर है यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। बस यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अमाउंट जो है ट्रांसफर्ड, ठीक है। हम यहाँ पे एक बेसिक सा मैसेज प्रिंट कर देते हैं जो भी अमाउंट हमें कहीं गई है वो हमारी जो है वो हमने अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है, और इसको हम कॉल कर लेंगे, हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो इसको कॉल करेगा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैंक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बैंक, और इस बैंक को कहेंगे कि भाई ये जो बैंक डॉट ट्रांसफ़र मनी, क्या पैसे फ्रॉम अकाउंट, कौन से अकाउंट से। तो जाहिर है जिस कंपनी में वो एम्प्लॉइज काम करते हैं उसका भी कोई अकाउंट नंबर होगा ना, तो हम अकाउंट वो जाहिर है कंपनी का अकाउंट नंबर तो फिक्स होगा जिस अकाउंट से बाकी तमाम एम्प्लॉइज को अर्निंग ट्रांसफर हो रही होगी, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ पे एक जो है वो स्टैटिक इंटीजर कंपनी अकाउंट नंबर है। ये स्टैटिक क्यों लिया है, क्योंकि जाहिर है तमाम क्लासेस के लिए ये सेम है, तो इसलिए तमाम इंस्टेंस के लिए ये सेम रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको स्टैटिक ले लिया है।
तो इसको पब्लिक प्राइवेट भी लिया जा सकता है, उसको फाइनल भी कह सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है इसने प्राइवेट फाइनल स्टैटिक, इसको मेरा ख्याल है ये बाद में आएगा, स्टैटिक फाइनल स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर। अच्छा, प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर हम ले सकते हैं और इसको फाइनल भी कर देते हैं। ठीक है, फाइनल किया तो ज़ाहिर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम कहते हैं जी कंपनी का जो अकाउंट नंबर है ना वो 50 है, तो फाइनल क्यों किया, क्योंकि ज़ाहिर हम इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। कंपनी का जो अकाउंट नंबर होता है वो आमतौर पर फिक्स होता है जहाँ से वो कंपनी अपनी ट्रांजेक्शन कर रही होती है। तो जब हम उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, हम यहाँ पे कह देंगे कि फ्रॉम अकाउंट, कंपनी का जो अकाउंट है यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर दो, कमीशन एम्प्लॉई जो है इसका जो अकाउंट नंबर है, गेट इसका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, इसमें पैसे ट्रांसफर कर दो। और कितने करने हैं, जो कमीशन एम्प्लॉई है इसकी जो अर्निंग है, ठीक है, वो हम कॉल करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं इसको जरा आपको, ये कमीशन एम्प्लॉई नहीं, पहला पैरामीटर है कंपनी अकाउंट नंबर, ठीक है, पहला पैरामीटर है कंपनी, यानी कि हम इसको ऐसे कॉल करेंगे कि इस अकाउंट नंबर से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और कितने करने हैं वो हमारा ये पैरामीटर है। इसको जरा थोड़ा स्प्लिट कर देते ताकि आपको पढ़ना आसान हो। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और अगर आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि भाई कंपनी का हो सकता है अकाउंट नंबर ना इनिशियलाइज किया हो, तो वो आपको पता है कि वो हम यहाँ पे चेक वगैरह लगा सकते हैं कि जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमें आया है डॉट गेट अकाउंट नंबर, अगर उसका अकाउंट नंबर जो है वो लेट्स से नल है या हमने अगर इंटीजर लिया हुआ है तो इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि भाई इनवैलिड अकाउंट। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, हम यहाँ पे कह देते हैं इनवैलिड अकाउंट और यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई इस यहीं से रिटर्न कर दो, ताकि हमारा जो बाकी काम है ये तभी कॉल हो जब अकाउंट नंबर इनिशियलाइज्ड है। क्योंकि हमने उसको कंस्ट्रक्टर में नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम इस तरह के चेक लगा के उसको इंश्योर कर सकते हैं। जिस डेटा पे हमारा मेथड डिपेंड कर रहा होता है, हम उस डेटा के ऊपर कोई ना कोई चेक लगा के उसको वैलिडेट कर लेते हैं ताकि बाद में जो है वो प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं इसको इस तरीके से मैसेज प्रिंट करवा के रिटर्न करवा रहा हूँ, लेकिन हमारा एक दो टॉपिक के बाद एक टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब वो पढ़ लेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि हम कैसे अपना जो कोड हमारा कॉल हो रहा होता है उसको हम कैसे एक मैसेज पास कर सकते हैं जिससे पता चल जाए कि भाई एग्जैक्टली क्यों ये मेथड ने अपना ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं किया। एनीवे ये अभी हमारा एजेंडा नहीं है, अभी मैंने जस्ट एक सेफ्टी चेक लगा दिया है। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखें यहाँ पे कि ये एक एम्प्लॉय की अभी अर्निंग हमने ट्रांसफर की है, तो जाहिर है हमने दूसरे एम्प्लॉयज़ की भी करनी है ना। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारी टेस्ट क्लास है ना ये, ठीक है, टेस्ट क्लास क्या करती है। अच्छा, टेस्ट क्लास में थोड़ा सा काम कर लेते हैं मजीद। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने कमीशन एम्प्लॉय लिया है ना, हम यहाँ पे बेस प्लस कमीशन की बजाय एक कमीशन एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे कह देते हैं जी बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट बनाओ। ये पैरामीटर में क्या लेता है, आईडी लेता है। लेट्स से एम्प्लॉय की आईडी 1 है, उसका नेम जो है वो अली है और उसकी जो कमीशन रेट है वो हमने ये जो स्पेसिफाई किया हुआ है यही है, और उसकी जो कमीशन रेट ये हो गया और उसकी टोटल सेल जो है वो इतनी है, ये हमने एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया हुआ, इसको खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। और अब हमने इसको अर्निंग ट्रांसफर करनी है, हम कहेंगे जी अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू अकाउंट्स, और इस अकाउंट डिपार्टमेंट को हम कहेंगे कि भाई डिपॉजिट कर दो अर्निंग अकाउंट्स, किसकी अर्निंग, ये जो कमीशन एम्प्लॉई है, ये जो हमने इसका नाम भी थोड़ा सा मीनिंगफुल रख लेते हैं ताकि हमें बाद में डिफरेंशिएट करना आसान हो कि ये कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं जी इस कमीशन एम्प्लॉय की जो अर्निंग है वो ट्रांसफर कर दो। तो एनीवे जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा जी, फॉर एग्जांपल अब इसको कॉल करके देख लेते हैं। अच्छा, हमने इसको रन किया तो ये कह रहा है इनवैलिड अकाउंट। अच्छा, हमने जो कि इसका अकाउंट नंबर इनिशियलाइज नहीं किया, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे इस कमीशन एम्प्लॉय का जो अकाउंट नंबर है वो कर देते हैं जी सेट बैंक अकाउंट नंबर। हम यहाँ पे कहते हैं इसका अकाउंट नंबर लेट्स से 10 है या वट एवर। तो इसके बाद जाहिर ऐसे कंपाइल करेंगे तो ये जो भी उसकी अर्निंग है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रांसफ़र करके जो है उसको मतलब ट्रांसफ़र कर देगा और जो भी मैसेज है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे इस केस में देखें कि वो मैसेज दे रहा है अमाउंट ट्रांसफर। अच्छा, अब फर्ज करें हमारा एक और एम्प्लॉई है, उसकी भी हमने जो अर्निंग है वो ट्रांसफ़र करनी है। लेट्स से कि हमारे पास जो है वो आवरली एम्प्लॉई है, उसकी भी अर्निंग हमने ट्रांसफ़र करनी है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे आवरली एम्प्लॉई का और इसको हम कह देते हैं कि भाई ये जो है एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और ये कहता है जी इसका आईडी क्या है, हम कहते हैं एम्प्लॉई का आईडी 2 है, नेम इसका जो है वो लेट्स से आबिद है, और जो इसका कितने घंटे इसने काम किया है, लेट्स से कि भाई इसने 160 आवर्स काम किया है एक मंथ में, और इसकी जो रेट पर आवर था हमारे साथ वो था लेट्स से $10 पर आवर रेट था, वॉट एवर।
अच्छा, अब हमने इसका अकाउंट नंबर अभी सेट कर देते हैं क्योंकि वो हमने कंस्ट्रक्टर में नहीं किया हुआ, वो ज़रूरी है। हम यहाँ पे कह देते हैं जी कि बैंक अकाउंट नंबर भी सेट कर दो, उसका कितना है वो हम कहते हैं जी इस बंदे का जो अकाउंट नंबर है वो 20 है। तो ये आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आमतौर पे जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वो आप अपने कंस्ट्रक्टर में भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई खास ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपने कंस्ट्रक्टर में ही करवानी है, वो कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार कंस्ट्रक्टर को मॉडिफाई करते रहेंगे तो जो कोड आपने पहले लिखा हुआ है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको फिर आपको रिफैक्टर करना पड़ेगा। अब हम इसी को कहते हैं कि भाई अकाउंट डिपार्टमेंट को कि भाई डिपॉजिट कर दो अर्निंग, किसकी जो आवरली एम्प्लॉई है इसकी अर्निंग भी डिपॉजिट कर दो उसके बैंक के अकाउंट के अंदर। अब प्रॉब्लम वही आ गया है, जैसे आपको शेप की एग्जांपल में याद होगा कि ये जो है ये आवरली एम्प्लॉई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो कमीशन एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट लेता है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आवरली एम्प्लॉई के लिए एक मेथड जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि ये जो मैंने काम यहाँ पे किया है ये वाला मेथड, मुझे इस मेथड की एक कॉपी बनानी पड़ेगी और इस मेथड की कॉपी में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई ये आवरली एम्प्लॉय को भी प्रोसेस कर सके, और इसका नाम थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे कि भाई ये आवरली एम्प्लॉय को भी प्रोसेस कर सके। अब बैंक का ऑब्जेक्ट हम बार बार बना रहे हैं, वो आपको पता है कि वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ से निकाल के इसके इंस्टेंस लेवल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सेम ऑब्जेक्ट है ना, जो तमाम हमारे मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसको चले यहाँ शिफ्ट करें ताकि कोड थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। ये देखें, क्योंकि बैंक तो सेम ही है ना जहाँ पे हमने ट्रांसफर करना है सारा कुछ। प्रॉब्लम ये है कि देखिए हमें एक और मेथड बनाना पड़ा है इसकी जो अर्निंग है उसको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ये मेथड भी हमने सेफ्टी की लिखा हुआ, चलें अभी लिखा रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखें फर्ज करें ये वन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, अब ये ठीक हो गया कि अब ये आवरली एम्प्लॉय को जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए अब ये जो काम है ना, इसमें समझने वाली बात ये है कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको इससे कंसर्न नहीं होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉय किस टाइप का है। अकाउंट डिपार्टमेंट को जो चीज़ चाहिए वो ये है कि उस एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी है। देखें ना, ये गेट अर्निंग का मेथड से उसने कॉल करना है और उसको अकाउंट नंबर चाहिए, यानी कि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को अकाउंट नंबर और अर्निंग सिर्फ पता होनी चाहिए। उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि भाई वो जो एम्प्लॉय है वो यानी कि वो आवरली एम्प्लॉय है, वो कमीशन एम्प्लॉय है, वो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय है, या वो कौन सी टाइप का एम्प्लॉय है। देखें अभी तो दो तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। एक अदारे में जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी को ज्यूम करें तो उसमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ हैं, कोई लैब का स्टाफ है, कोई फैकल्टी है, फैकल्टी में फिर आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई फुल प्रोफेसर है, कोई लैब इंचार्ज है, कोई डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, कोई एडमिन है, कोई बंदा है, मतलब डिफरेंट तरह के बंदे हैं, ठीक है। उनकी जो सैलरी कैलकुलेशन और जो अर्निंग की कैलकुलेशन के जो फार्मूलाज हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमें ये चीज़ बार बार करनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल जब भी अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट ना किया हो और एक नया एम्प्लॉय आए, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये कंपनी एक और एम्प्लॉय हायर करती है और ये कंपनी उसे कहती है कि तुम्हें जो है ना वो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है, तुम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है वो एक कंपनी बनाती है, फ़र्ज़ करें आप समझें कि फ्रूट बास्केट है, कोई हैंडमेड वो बनाती है, तो कंपनी कहती है कि भाई आप एक दिन में या एक महीने में जितनी बास्केट्स बना देंगे ना, आपको उसी हिसाब से हम रेट पे कर देंगे कि आपने कितनी बास्केट बनाई है, जिसे कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट या उसके साथ ठेका हो जाता है एक तरह का। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि उसके साथ चूँकि पीस के लिहाज से रेट तय हुआ है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई वो जो एम्प्लॉई है ना वो पीस वर्कर है, लेट्स से, ठीक है, कि वो जितने पीस वो बनाएगा उतनी उसकी जो ना वो अर्निंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहते हैं चूँकि ये भी एक एम्प्लॉई है, हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये एक्सटेंड करता है एम्प्लॉई को, और इसके अंदर भी हम एक कंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। पहले देखते हैं कि भाई ये इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो हम कहते हैं जी आईडी और नेम वगैरह तो एम्प्लॉई से इनहेरिट हो जाएगा ना, बैंक अकाउंट नंबर। हम कहते हैं पीस वर्कर के जो एट्रीब्यूट है वो ये है कि इसने जो है वो कितने पीसेस बनाए हैं, ठीक है, और दूसरा इसका ये है कि इसका जो रेट था, यानी कि इन दोनों को डेटा टाइप जो है वो डबल रख लेते हैं, ठीक है, कितने पीस बनाए हैं, और इसका जो रेट था, रेट पर पीस, ठीक है, हमारे साथ रेट पर पीस क्या तय हुआ था। तो इसकी जो अर्निंग होगी अगर आप वो थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे वो क्या होगी कि वो होगी कि भाई फॉर एग्जांपल इसने जितने भी पीस बनाए हैं इसके गेटर सेटअप बना लें ताकि बाकी क्लासेस के साथ इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल मैचिंग सा बने। इसको यहाँ पे हम कहते हैं आल्ट इंसर्ट गेटर सेटर, इन दोनों की गेटर सेटअप बना लेते हैं और इन दोनों को भी हम जो है वो फुली इनकैप्सुलेट कर देते हैं, क्योंकि बाकी हमने पूरी क्लासेस के अंदर ये वाला पैटर्न एक फॉलो किया हुआ है। और यहाँ पे हम एक जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, लेट्स से कि हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, और ये दोनों जो फील्ड हैं इसको
इनिशलाइज करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर भी हमने जो है वो डिज़ाइन कर दिया। अच्छा, कोई क्या चीज़ रह गई है जी? फ़र्ज़ करें अब हमने ये नया एम्प्लॉई ऐड कर दिया, हम कहते हैं कि जो हमारी टेस्ट क्लास है ना भाई, इस एम्प्लॉई को भी प्रोसेस करो। दैट मीन्स कि जैसे आवरली एम्प्लॉई क्लास बनाई है, ऐसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक हमारे पास पीस वर्कर है और वो कहते हैं, वो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि भाई वो जो पीस वर्कर है ना, वो उसने कितने पीस बनाए हैं। मिसाल के तौर पे उसने 1000 पीस बनाया है और हमारे साथ उसका जो रेट तय था वो था कि हम उसको जो है ना वो 100 रुपीज़ लेट से कि एक पीस का देंगे मिसाल के तौर पे, ठीक है। और इसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी हम सेट कर देते हैं कि भाई इसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो 30 है। अब जब हम अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को कहते हैं ना कि भाई इस बंदे की भी जो अर्निंग है ना वो डिपॉजिट कर दो इसके अकाउंट में, तो और जैसे ही हम इसको जो है वो पीस वर्कर पास करते हैं तो देखिए वही प्रॉब्लम फिर आ जाता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस जगह पे जाएंगे, इस मेथड की कॉपी बनाएंगे, ठीक है। और ये देखें जरा, मैं आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि भाई अगर हम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ नहीं करते तो हमारा जो कोड है वो कितना ज़्यादा हमें रिपीट करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो टाइप है वो मुख्तलिफ है। अगर आप कॉमन यानी कि चीज़ निकालें इस सारी चीज़ में से, वो क्या है, वो ये है यानी कि हमें पता कैसे चलता है कि हम प्रोग्राम इन जनरल करें। हम देखते ये हैं कि ये जो क्लास हम बना रहे हैं जहाँ पे हमें कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, ये क्लास या ये वाला मेथड हमारे ऑब्जेक्ट का कौन सा डेटा इसको चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। तो हम उस डेटा की बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे अगर तो इसको ऐसा डेटा चाहिए जो कमीशन एम्प्लॉय के अंदर तो मौजूद है लेकिन किसी और क्लास में नहीं है, तो फिर तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं लग सकती। लेकिन इस केस में हमें पता है कि इसको जो डेटा चाहिए वो कमीशन एम्प्लॉय की बजाय वो हमने पेरेंट क्लास में रखा हुआ है, यानी कि जो अकाउंट नंबर है, और जो गेट अर्निंग है वो कमीशन एम्प्लॉय ने ओवरराइड किया हुआ है पेरेंट क्लास से, यानी कि वो इनहेरिट हो रहा है। दैट मीन्स के हम यहाँ पे जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी पेरेंट क्लास से जो है वो आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब पहले तो इस प्रॉब्लम को जरा थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना। अगर आप प्रॉब्लम विजुलाइज करें वो क्या है कि तमाम का जो कोड है वो सेम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉय की जो टाइप है वो चेंज हो रही है। तो हम करेंगे क्या, अब मैं इस अभी तक जो बात की है ये मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के बगैर की है, और आपको मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम ये क्या करते हैं, हम प्रोग्राम इन जनरल करते हैं। क्या मतलब कि जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक क्लास का नाम लिख रहे हैं, हम सोचते हैं कि क्या यहाँ पे मैं जनरल क्लास यानी कि इसकी पेरेंट क्लास या उसकी पेरेंट क्लास का नाम लिख के मेरा मकसद पूरा होता है। अगर तो यहाँ पर पेरेंट क्लास लिख के हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो तो हम फिर पेरेंट क्लास लिखते हैं, यानी कि प्रोग्राम इन जनरल मीन के जनरल क्लास लिखते हैं, ज़ाहिर है, जो कि पेरेंट क्लास होती है। स्पेसिफिक क्लास नहीं लिखते जो कि चाइल्ड क्लासेस होती हैं या हायरार्की में बॉटम लेयर की क्लासेस होती हैं। तो आमतौर पे हमारा इससे जो है वो काम हो जाता है। जैसे अभी देखें, अब मैं पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कमीशन एम्प्लॉय की बजाय, हमें पता चल गया ना कि अकाउंट नंबर हमारा एम्प्लॉय में मौजूद है, ठीक है, ये सॉरी ये वाला जो है, ठीक है, ये गेट बैंक अकाउंट नंबर ये भी एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रहा है, और गेट अर्निंग्स ये भी एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। और जिस क्लास ने इसको ओवरराइड किया होगा उसका वो कॉल हो जाएगा, जिसने नहीं किया होगा तो उसकी पेरेंट का कॉल हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमने तमाम चाइल्ड क्लासेस में गेट अर्निंग्स को जो है वो ओवरराइड कर दिया हुआ है। लिहाजा हमें पता है कि अगर हम इसका रेफरेंस जो है वो चाइल्ड क्लास की बजाय पेरेंट क्लास में भी सेव करवा दें तो हमारा अर्निंग का जो मेथड है वो चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा। दैट मीन्स के सही अर्निंग जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, इस कोड को मिनिमाइज करने लगा हूँ मैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एम्प्लॉय की क्लास को रिसीव कर लेंगे, यानी कि इसका जो रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का वो एम्प्लॉय टाइप के अंदर जो है वो रिसीव करेंगे। और चूंकि ये पेरेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास यानी कि पेरेंट टाइप का जो रेफरेंस है वो मैंने आपको इनहेरिटेंस में और पॉलीमॉर्फिज्म के पिछले लेक्चर में बताया था कि वो तमाम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस भी सेव कर सकता है। तो दैट मीन्स कि हमारा ये वाला जो मेथड है ये ना सिर्फ कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेगा बल्कि ये आवरली एम्प्लॉय को, पीस वर्कर को और बेस प्लस कमीशनिंग के तमाम एम्प्लॉयज को रिसीव कर लेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय है ये तमाम की पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि मुझे अब ये जो मेथड हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इनको मैं ख़त्म कर दूंगा, और जो मेरा एक ही मेथड है ये तमाम एम्प्लॉयज़ की जो अर्निंग है उसको प्रोसेस कर देगा। तो देखिए, अगर मैं अपनी टेस्ट क्लास में आऊँ और यहाँ पे देखें मैंने आल्दो कि ये कोड रिमूव कर दिया है जिसमें मैंने आवरली एम्प्लॉय और मतलब ये तमाम जो लिखे हुए थे, लेकिन अभी भी ये कोड कंपाइल टाइम पे एरर नहीं जनरेट कर रहा।
क्योंकि ये जो हैं ये चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं और वहाँ पे जो रेफरेंस हम रिसीव कर रहे हैं यानी कि इस जगह पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पेरेंट टाइप का है, तो पेरेंट टाइप का जो रेफरेंस है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को रिसीव कर सकता है, इसलिए इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल वैलिड है। अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो जो भी तमाम एम्प्लॉयज़ की अर्निंग बनेगी डिपेंडिंग ऑन उसने कितने पीस बनाए हैं या कितने आवर काम किया है। अगर वो अवल एम्प्लॉई है, अगर वो कमीशन एम्प्लॉई है तो उसका जो सेल कितनी थी, तो उसके लिहाज से ये देखें उसने तीनों के लिए जो है ना ये मैसेज दे दिया जी, अमाउंट जो है उनकी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। खैर ये सारी स्टोरी है जी कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारी कैसे जो है वो कोड के साइज़ को कम कर देती है और एक्सटेंसिबल कैसे करती है वो देखें। आपको मैंने बाद में एक जो क्लास ऐड की है पीस वर्कर की, तो पीस वर्कर के लिए मुझे जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी पड़ी। वही जो मेरा मेथड है वो पीस वर्कर के लिए भी सही काम करेगा और जो मैं इसके बाद एम्प्लॉयज़ की जो क्लासेस हैं वो ऐड करूँगा उसके लिए भी ये सही काम करेगा। तो यूँ समझें कि हमारा वो कोड जो हमने आज लिखा है वो उन क्लासेस को भी प्रोसेस कर सकता है जो हम फ्यूचर में लिखेंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक है, या जो डिफरेंट तरह की एपीआईज होती हैं या लाइब्रेरीज होती हैं वो इस कंसेप्ट को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करती हैं और क्योंकि हम उसकी क्लासेस को ओवरराइड जो है वो इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो हमारा जो कोड है वो दूसरों की जो बनी हुई क्लासेस हैं, जो फ्रेमवर्क्स के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे कोड को वो प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि हमने हमारी जो क्लासेस हैं वो उसके अंदर पहले से मौजूद क्लासेस की जो है वो चाइल्ड क्लासेस बन जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल जब आप वेब वगैरह पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जैसे लारावेल फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क है, ठीक है, एंगुलर का एक फ्रेमवर्क है। तो ये सारे फ्रेमवर्क जो पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट्स हैं इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम कहते हैं ना कि प्रोग्राम इन जनरल करना है तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम देखें कि हमने कितना जेनेरिक होना है। मिसाल के तौर पे आल्दो कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की क्लास लिखी है, लेकिन प्रोग्राम इन जनरल में आप ये सोच सकते हैं ना कि एम्प्लॉय से भी ज़्यादा जेनेरिक क्लास है ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिख लेते। तो ये आपको वजह पता होनी चाहिए। हम उतना जनरल होते हैं जितना कि हम अपना ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव कर सकें। अगर मैं यहाँ पर फर्ज करें ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जहाँ से मैंने कॉल किया है ना, यहाँ से देखिए कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड क्लासेस हैं और इसकी पेरेंट एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉई है उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि जहाँ तक टेस्ट क्लास की कोड का मसला है वो बिल्कुल ठीक है, वो कॉल वहाँ से हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आपको याद होगा, आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हम कौन सा मेथड कॉल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने जो रेफरेंस है वो कौन सी टाइप के वेरिएबल में रखा है। तो अगर हमारा रेफरेंस ही देखें ऑब्जेक्ट के टाइप के अंदर है तो ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर तो गेट बैंक अकाउंट नंबर और गेट अर्निंग का मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दैट मीन्स हम उसको कॉल नहीं कर सकते। अब मुझे इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी जिससे मेरा कोड और कम्प्लेक्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एम्प्लॉई लूँगा और इसको क्या करूँगा कि जो मुझे एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट आया है उसको मैं एम्प्लॉई की क्लास में ट्रांसफ़र करूँगा और उसके बाद मैं ये जो एम्प्लॉई 1 मैंने फ़र्ज करें इसको 1 कर देते हैं, चलें ठीक है, और इसको एम्प्लॉई कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ये जो अब मेरा कोड वैलिड है, दैट मीन्स कि मुझे एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ी इस चीज़ के लिए, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। मतलब मुझे अगर मैं बहुत जनरल हो जाऊंगा तो मुझे अपनी क्लासेस के अंदर जाके इस तरीके से एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी और जाहिर है ये कास्टिंग जो है वो सेफ ताकि हो। मुझे यहाँ पे एक चेक भी लगाना पड़ेगा कि अगर जो हमारा एम्प्लॉई है वो इंस्टेंस है इस एम्प्लॉई की क्लास का, तो तब ये वाली जो है वो कास्टिंग करे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ज़रा बाहर ले जाते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरिएबल बन जाए और उसके बाद हम इसको यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट कर दें। मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन देखें ये सारे का सारा एक्स्ट्रा कोड है, तो हमें इतना जेनेरिक भी नहीं होना कि हमें अपने स्पेसिफिक मेथड्स कॉल करने के लिए अलग से कास्टिंग वगैरह करनी पड़े और जो कि मतलब कोड को मजीद कम्प्लेक्स करे। तो हमने उतना ही जेनेरिक होना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा जेनेरिक भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होना, उतना जेनेरिक होना है जितना हमारा मकसद को पूरा करने के लिए हमें काफ़ी है। तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि हम सोचें कि भाई जो डेटा मेरे इस मेथड को चाहिए वो मेरी इनहेरिटेंस हायरार्की में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो मुझे पता है कि जो बैंक अकाउंट नंबर है और जो अर्निंग है वो एम्प्लॉय लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो पर्सन लेवल के ऊपर तो खैर हमने बनाया नहीं है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लिहाजा मैं यहाँ पे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे हमेशा जो है वो एम्प्लॉय लिखूंगा
और ताकि जो मेरी को क्लास की इस मेथड की बॉडी है मुझे उसके अंदर जो है वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग ना करनी पड़े, मैं डायरेक्टली अपने उन मेथड्स को इन्वोक करके अपना जो है वो काम कर सकूं। उम्मीद है आपको पॉलीमॉर्फिज्म की इस एग्जांपल से ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को मज़ीद स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई करके।